Mr. Sanjay Arya, President of Hokka Sanrachna Samiti Sangria, he would like to give an analytic view regarding consumer acts and consumers. आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय पुलिस अधीक्षक साहब, कार्यक्रम अध्यक्ष जिला कलेक्टर महोदय, प्रबुद्ध नागरिकगण, प्रथम तो मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, एक प्रश्न चिन्ह लगा है आज की संगोष्ठी पर कि बंद कमरों में होने वाली संगोष्ठियों से उपभोक्ताओं का हित नहीं होने वाला। इस विषय पर प्रथम वक्ता लालचंदी कोचर ने कम से कम इस जिले का जो उपभोक्ता के इतिहास की बात कही, तो उसमें संग्रिया की समिति को भी रेखांकित करते हुए उसके मासिक कार्यक्रमों को रेखांकित किया था। और उन कार्यों में आपने निरंतर ये पाया होगा कि निरंतरता है, कंज्यूमर अवेयरनेस उठाने वाले कंज्यूमर एक्टिविस्ट आम उपभोक्ता के बीच में जा रहे हैं और उन तक बातचीत कर रहे हैं। यद्यपि यह भी सत्य है कि अभी इसमें और गति लाने की आवश्यकता है, परंतु ये संगोष्ठियां बंद कमरे में आयोजित होने वाली संगोष्ठियां कतई औचित्य ही नहीं है। इस संबंध में मेरा तर्क यह है कि विचार मंथन की प्रक्रिया निरंतर रूप से जारी रहनी चाहिए। महत्वपूर्ण में उन लोगों के बीच में जो कि इसकी आवश्यकता को समझ रहे हैं, इस कानून को समझ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि मुझे यहाँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ जो उपस्थित प्रबुद्ध व्यक्तिगण हैं वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता क्या है, इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। हमारा यहाँ इकट्ठा होने का यह विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर निरंतर 4 सालों से हम संग्रिया में इकट्ठा हो रहे हैं और आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर हनुमानगढ़ में इकट्ठे हुए हैं और एक बंद कमरे में बातचीत कर रहे हैं। इसके पीछे हमारा मोटिव यह है कि जो लोग उपभोक्ता कंज्यूमर एक्टिविस्ट के रूप में या कंज्यूमर के संरक्षक रूप में कार्य करने के लिए लगे हुए हैं, वो लोग विचार मंथन करें कि हमने कितनी सफलता पाई है अथवा नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस उद्देश्य के पश्चात यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि ये विचार संगोष्ठियां और बंद कमरे में आयोजित होने वाली संगोष्ठियां कतई औचित्य ही नहीं है। इनमें विषयों का चुनाव भी इसी तरीके से होता है। मैं अंतिम वक्ता हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि आपने कहीं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में चर्चा नहीं सुनी होगी, क्योंकि वह आम उपभोक्ता तक पहुंच चुका है। हमने विशेष रूप से चुना है एमआरपीडी एक्ट को, जिसकी बातचीत यहां नहीं हो पा रही। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यहां जो प्रबुद्ध नागरिकगण बैठे हैं उन्हें इस अधिनियम पर कभी विचार करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ होगा। इसलिए आवश्यक है ये संगोष्ठियां। अब बात करूं इन अधिनियमों की क्रियान्विति, जिसका विश्लेषण करने की मुझे बात कही गई। हमने जनता के बीच में जाकर काम किया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जागरूकता तो आई है, लेकिन हम उपभोक्ता को न्याय दिलाने में पूर्णतः असफल रहे हैं। और यह बात आज इस जिला की मंच से नहीं, मेरी संस्था ने राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाई है। हमने इस सेटअप को भी चैलेंज किया है, जिसकी शंकर सोनी जी ने बात कही। हमने यह बात भी कही है कि बहुमत से जो निर्णय की बात है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, वो गलत है। उस बहुमत में कम से कम उसका अध्यक्ष, जो कि उच्च न्यायिक सेवा का अधिकारी, को सम्मिलित होना चाहिए। यह ना हो कि उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी का निर्णय एक तरफ रहे और कुछ दूसरे उद्देश्यों के लिए उपभोक्ता के प्रतिनिधि अपने बहुमत की बात कर जाएंगे। मैंने बहुत कठोर शब्दों का उपयोग किया है ये प्रतिनिधि बताने के लिए कि ये बातें इन संगोष्ठियों में उठती हैं। इस अधिनियम में एक और बड़ी असफलता है जो मैं रेखांकित करना चाहूंगा आपके सामने, क्योंकि आपको भी अवसर प्राप्त होते होंगे उन संशोधनों पर विचार करने के लिए। इस अधिनियम को हमने जिला अदालत बनाई है, जिला उपखंड पर, जिला मुख्यालय पर।
और उसकी अपील का अधिकार दिया है राज्य आयोग को उस राज्य की राजधानी में। यह सबसे बड़ा कारण है कि उपभोक्ताओं की समस्या को नहीं उठा पा रहा। आप क्या अपेक्षा करते हैं कि एक बात के लिए, उपभोक्ता संरक्षण की बात के लिए, चाहे उसमें क्षतिपूर्ति का मामला 2 रुपए का ही हो, क्या लोहर का व्यक्ति आकर हनुमानगढ़ में संघर्ष कर पाएगा? क्या संग्रिया की उपभोक्ता संरक्षण समिति जो अपने निःशुल्क विद्युत सहायता को केवल लीगल नोटिस तक बांधे हुए रखी हुई है, वो नहीं चाहती कि वो जिला मुख्यालय पर जाकर इस अदालत में भी लोगों के लिए निःशुल्क लड़े? लेकिन ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जिला मुख्यालय पर ही इन्हीं मामलों की सुनवाई हो। इस बात को छोड़ दीजिए, यहां की अपील कहां होगी? अधिकांश मामले जो आते हैं वो सेवाओं के खिलाफ आते हैं। उसकी अपील कहां होगी? उन सेवाएं जो विभाग प्रदत्त कर रहे हैं उनके तो अपने पैनल लॉयर हैं जो कि अपील कर सकते हैं राज्य आयोग के अंदर। लेकिन आम उपभोक्ता कैसे जाए जयपुर? आप कल्पना कीजिए उन बड़े राज्यों की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की। ये कभी संभव नहीं है, ये अप्रायोगिक बातें हैं। होना ये चाहिए था कि कम से कम उपखंड स्तर पर तो जिला न्यायालय होता, जिला जो मंच है उसकी अदालत होती और उसका अपीलीय क्षेत्राधिकार कम से कम जिले पर होता। चाहे उसके बाद में हम अदर ट्रिब्यूनल्स की तरह से उसकी अपील की अधिकारिता उच्च न्यायालय को ही दे देते, लेकिन कम से कम उपभोक्ता को नजदीक, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध होना चाहिए था। यह सबसे बड़ी असफलता है, मेजर असफलता है इस एक्ट की, जिस पर हमने तब्दीली लानी है। आप लोगों ने, मैंने विचार मंथन कर अपने उन विधायिका के लोगों को, प्रशासनिक लोगों को जो इस संबंध में संशोधन करने के लिए अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, उन तक अपनी बात पहुंचानी है। एक सेक्शन 12 की बात आई। महोदय, कम से कम मेरा संगठन सेक्शन 12 के बारे में बहुत पहले से जानता है और इसकी प्रैक्टिकलिटी पर हमने कई बार विचार किया है, और भारत सरकार के द्वारा इस सेक्शन 12 को इंप्लीमेंट करने के लिए 2 वर्ष के अंदर एक कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, जिसमें लगभग 20 लोगों को सम्मिलित किया जाता है, और उसमें कंज्यूमर एक्टिविस्ट को प्रशिक्षित किया जाता है कि वे आम जनता के बीच में जाकर आम उपभोक्ता के लिए सैंपल प्राप्त करें, जो काम खाद्य निरीक्षक नहीं कर पा रहा है, या किसी संगठन के माध्यम से करें। और मैं समझता हूं कि मेरी संस्था सौभाग्यशाली है और हनुमानगढ़ की एकमात्र ऐसी संस्था होगी जिसे 2 बार, एक बार 97 में सेंट्रल फूड ऑथोरिटी कलकत्ता में मुझे स्वयं को और एक मेरे सदस्य को भूप सिंह कोटरिया को ऊना के अंदर ये अवसर प्राप्त हुआ। हमने वहां भी बातचीत की सेक्शन 12 की इंप्लीमेंटेशन के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग जाएं और सैंपल लें, लेकिन ये कंप्लीटली तकनीकी मामला है। मैं भी पेशे से वकील हूं, मैं जानता हूं इस बात को कि छोटी सी तकनीकी खामी के कारण अभियुक्त बरी हो जाता है। यह तो एक दृष्टिकोण है। दूसरी, आप इस बात की कल्पना कीजिए कि आप गए, आप तकनीकी रूप से मजबूत हैं, आपने एक दुकानदार को कहा कि मुझे आपका सैंपल चाहिए, क्या वो दुकानदार आपका सैंपल देगा? उस समय क्या स्थिति हो जाएगी? इस स्थिति को अनुभव भी किया है हमने। सेंट्रल फूड ऑथोरिटी में कलकत्ता में जिस साल मेरी ट्रेनिंग हुई थी, मैंने कहा था कि हम बाजार में जाएंगे और सैंपलिंग करके देखेंगे, और हमें वहां के प्रशिक्षक लेकर गए, लेकिन जब प्रशिक्षक भी साथ थे तो बाजार में कम से कम हजारों लोगों ने हमें घेर लिया, उन विक्रेताओं ने, और संभव नहीं था कि सैंपल ले पाए। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा सेक्शन है, दिखने में और पढ़ने में, प्रैक्टिकल रूप में कोई औचित्य नहीं है। महोदय, प्रशासन भी, हम प्रशासन को सचेत कर सकते हैं बार बार। हमने इसको दूसरे तरीके से इंप्लीमेंट किया है। मैं जो दूसरे लोग हैं जो इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूं, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव संग्रिया के अंदर जो सेक्शन 12 के बारे में हमने किया, इसको 2 चरणों में हमने बात कही। पहली बात तो आम उपभोक्ता को हम यह जानकारी दे दें कि जो सामान्य वस्तुएं हैं उनमें जांच किस प्रकार से की जा सकती है, तो कम से कम उपभोक्ता इस बात से अवेयर हो जाए कि जो सामान ला रहा है वो सही है या नहीं। और दूसरी बात, प्रशासनिक स्तर पर
दबाव बनाया जाना। एक उदाहरण दूंगा 1999 का। गर्मी के दिनों में शीतल पेय आपके मार्केट में आते हैं। होता क्या है, पुराना स्टॉक आपके पास में पड़ा है, वो आप लोगों पर खपाया जाता है और दूसरा बाद में नया स्टॉक आता है। हमने ठीक मार्च में एक सर्वे किया और बाजार से बहुत सी लिम्का, पेप्सी और थम्स अप की बोतलें खरीदी और उसके बाद में टेलीग्राम किया जिला प्रशासन को कि देखिए फंगस भरी बोतलें मार्केट में बिक रही हैं। मैं नहीं समझता कि नागोरी साहब को कैसे ऐसे लोग मिला, प्रशासन पहुंचा। हमने अपनी निगरानी के अंदर कंप्लीटली शीतल पेय के स्टॉक्स को उठवाया और उसकी जगह नए आए और बेबाध्य किया कि कंज्यूमर को यह बताया जाए कि वो शीतल पेय की मैन्युफैक्चरिंग कब की है और वो कब तक यूज किया जा सकता है। यदि इस बात को आपने पढ़ा होगा, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मुरलीधर जी उपाध्याय उस समय संग्रिया में पदस्थापित थे और उनको इस तथ्य का भी भलीभांति ज्ञान होगा। ये अवेयरनेस के तरीके हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक यहां यह भी आई कि खाद्य निरीक्षक नहीं है, बहुत अच्छी जानकारी दी गई। नागरिक साहब ने यह भी कहा कि ऐसी समस्याएं, सार्वजनिक समस्याएं, उनके लिए क्या लड़े, कैसे लड़े, आम उपभोक्ता कैसे लड़े। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के 1986 के तीसरे भाग पर, जिसमें जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है इन सार्वजनिक समस्याओं के लड़ने के लिए। और उनके निदान के लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया, जिसमें इन सभी विभागों के अधिकारी इसके सदस्य हैं, डीएसओ साहब उसके सेक्रेटरी हैं, उपभोक्ता प्रतिनिधि आपके सदस्य हैं, संस्था आपकी सदस्य हैं, आपकी हनुमानगढ़ की लायंस क्लब जो है वो इसकी सदस्य है। लेकिन मुझे ये बताते हुए आश्चर्य हो रहा है कि इसकी प्रैक्टिकलिटी कहां नहीं हो पा रही। पहली बात तो 1994 में जिला बन गया, वो स्थापित कब हुई? माननीय महोदय जो वक्ता यहां आए, मैं उनसे बता देना चाहता हूं कि आप तो मुख्यालय पर थे, क्या एक पत्र भी जिला मुख्यालय में लिखा गया या बात की थी कलेक्टर महोदय से कि ये परिषद शुरू क्यों नहीं हो पा रही है? वो परिषद शुरू हुई बहुत लंबे प्रयासों के बाद में, जैसा कि लालचंद जी ने बताया 97-98 के अंदर। और माननीय महोदय उसकी एक मैं स्थिति आप लोगों को और बताऊं। इस कानून में प्रावधान है कि उसकी 3 महीने में एक बैठक होनी चाहिए, परंतु शायद कभी भी 3 महीने के अंतराल में एक भी बैठक नहीं हुई। मुझे याद है कि 1 साल के बाद जब माननीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, जिला कलेक्टर महोदय संग्रिया आए थे विश्व उपभोक्ता दिवस पर, तो मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया था कि 1 साल से जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक नहीं हो रही है, वो बैठक आयोजित कराई जाए। 15 मार्च के बाद में 30 मई या 30 जून को बैठक आयोजित हुई और उसके बाद आज पुणे दिसंबर आ गया है हमारे पास में, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पा रहे कि वो उसको हम क्रियान्वित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मेरा माननीय कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय, जिला कलेक्टर महोदय से पुनः निवेदन रहेगा कि आप उस परिषद की उपयोगिता को समझें इस जिला प्रशासन के लिए। और वो तो उसमें मैंडेटरी प्रोविजन है कि आप 3 महीने में एक बैठक बुलाएं, आप उस मैंडेटरी प्रोविजन को छोड़ दीजिए, आपकी जो मासिक बैठकें होती हैं उनसे उसको जोड़ दीजिए और उसमें निरंतरता लाइए महोदय, वरना सही है हम चिल्लाते रह जाएंगे। मैंने जितनी हमारे पास में फ्री लीगल एड की कंप्लेंट आती है उसकी प्रति अध्यक्ष जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से भेजी जाती है, पर मुझे उन बैठकों में जब मैं आया हूं, जब भी वो आयोजित हुई है, ये अत्यधिक आश्चर्य का विषय रहा है कि वो प्रोसीडिंग के लिए मीटिंग में नहीं आती। मैं नहीं जानता कि वो कंप्लेंट्स कहां जाती। हमें जो उपलब्ध साधन है उनमें से उपभोक्ता जागृति की बात करनी है। हमने ये कानून में प्रावधान कर दिया कि बंद मसाले नहीं बिकेंगे। आप आज ही बाजार चले, खुले मसाले नहीं बिकेंगे। आज ही बाजार चले, खुले मसाले बिकते हैं। मैं उन लोगों को दोषी नहीं मानता जो बेच रहे हैं, प्रशासन दोषी नहीं है जो उन्हें रोकता नहीं, दोषी है हमारी
हम कंज्यूमर एक्टिविस्ट हमारी संस्था के सदस्यों को लेकर बाजार में गए हैं, हमने अनुभव किया कि एक व्यक्ति, एक मजदूर शाम को 60 रुपए की दिहाड़ी लेकर आता है। उस 60 रुपए की दिहाड़ी में से उसे मसाला भी खरीदना है, नमक भी खरीदना है, दूध भी चाहिए उसे। क्या है उस उपयोगिता उस कानून की? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो महीने का बंद डिब्बों वाला आपका मसाला खरीद कर ले जाएगा? ये संभव ही नहीं हो सकता। उसे तो खुला मसाला 2 रुपए में खरीदना ही पड़ेगा, 2 रुपए की चाय पत्ती खरीदनी पड़ेगी, तब उसका घर चलेगा। और हमारी अधिकांश जनसंख्या यही है। इसलिए हमने उपभोक्ता संरक्षण की बात भी उन लोगों को मद्देनजर रख के करनी है, तभी हम उपभोक्ता आंदोलन को सफल कर पाएंगे। बातें बहुत सी हैं, लेकिन समय काफी हो चुका है। धन्यवाद।